नमस्कार साथियों। बांग्लादेश क्राइसिस कई बड़े सवाल उठा रहा है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऐसा क्या है कि जब भी भारत के पड़ोस में मोहम्मद नशीद जैसा कोई व्यक्ति आता है और भारत के हित की बात करता है प्रेसिडेंट के रूप में, तो उसे जेल में सलाखों के पीछे रख दिया जाता है। जब भी कोई मोहम्मद सालेह जैसा व्यक्ति मालदीव का नेतृत्व करने आता है और भारत के लिए इंडिया फर्स्ट की बात करता है, उसे हटाने की बात की जाती है, इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया जाता है। जब भी कोई आयरन लेडी, शेख हसीना जैसी आयरन लेडी भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए काम करती है और बांग्लादेश में एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में 6% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने वाली जो महिला है, वो जब कार्यवाही करती है और भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्तों को आगे लेकर के चलती है, तो इतनी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। इतने जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, विपक्षी दल हैं, कई देश हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो जिनको मिर्ची लगती है कि भारत के साथ ऐसे देशों के संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, वो पूरा ऐसा माहौल तैयार करने लगते हैं कि कैसे हम इन लीडरशिप को साफ करें, कैसे लीडरशिप को तख्ता पलट करें, किस तरीके से सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश में भी ऐसा देखा गया है। तात्कालिक कारण तो साथियों, ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, ये तो था ही कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो शहीद थे बांग्लादेश का युद्ध जब हुआ था, उसके बाद जो शहीद लोगों के जो पुत्र और पुत्रियां हैं, उन सबको जो रिजर्वेशन देने की बात थी, उसको हटाने की जो मांग कर रहे थे प्रोटेस्टर्स, उस पर शेख हसीना मजबूती से अडिग थी कि नहीं ऐसा करना है। और उसके बाद प्रोटेस्टर्स ने इसको इस लेवल पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि बांग्लादेश में एक अलग प्रकार की अराजकता, एक अलग प्रकार का जो कयास है, वो पूरा देखने को मिला है। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, ये कहीं भी घटित हो सकती हैं। कई देशों में हमने देखा, मालदीव में देखा, श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट का जो हाउस था उसको किस तरीके से रॉब किया गया, लोग अंदर कैसे प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ऐसा हमारे पड़ोस के देशों में लगातार हो रहा है। साउथ एशिया इस मामले में, और साउथ एशियन कई जो कंट्रीज हैं वो बदनाम हैं तख्तापलट के मामले में, लेकिन भारत में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। और इतना बड़ा देश भारत जो है और भारत का नेतृत्व संभाल लेता है, जहां पर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इतने प्रकार के ओपिनियंस में मतभेद भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की स्थितियां नहीं आती। लेकिन पड़ोस में अगर हम देखें तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें इतना घाल मेल है, उसमें राजनीति भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें सेना भी है, उसमें कम्युनिटीज़ की भी पॉलिटिक्स है, उसमें स्यूडो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म कह देंगे कि हाँ हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर कोई काम नहीं करेंगे। हिंदू लोग, अगर हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में या अन्य देशों में रहती है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने लगेंगे। पाकिस्तान तो इसका जीता जागता सबूत है ही। तो जो हम यहाँ पर करते हैं काम, और हम जिस तरीके से बहुत तमाम ऐसे विरोध और जो प्रतिरोध की चीज़ें हैं, उन सबको झेलते हुए भी इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मजबूती से बनी रहती है, ऐसा श्रीलंका में या नेपाल में या बांग्लादेश में, मालदीव में, इन सब देशों में नहीं देखा जा रहा है। और उसके पीछे रीजन साफ है, क्योंकि लीडरशिप का एक जो विजन होता है कि उसके एस्पिरेशंस क्या हैं। बांग्लादेश में अगर हेल्दी लीडरशिप रहेगी तो उसके अच्छे एस्पिरेशंस भी रहेंगे, जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार चल भी रही थी। लेकिन शेख हसीना के तमाम ऐसे निर्णय थे जब वो कठोरता के साथ चीन, अमेरिका और जो बड़े बड़े देश हैं उनके सामने वो मजबूती से पेश आ रही थी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स को वो आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर ले रही थी, उन्हें रिजेक्ट करने की भी बात कर रही थी अगर वो बांग्लादेश के हितों के विपरीत था। एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में वो बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता दे रही थी। तो उनकी एक कट्टर छवि बनाने की कोशिश की गई कि वो डिक्टेटर हैं, और वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही हैं। वो अपनी ही सुनती हैं और किसी की नहीं सुनती हैं। ऐसा ही आरोप जो है नरेंद्र मोदी पर भी भारत में लगाया गया, भारतीय प्रधानमंत्री पर। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता जानती है, जनता उसका ऑब्जर्वेशन भी अपने अपने हिसाब से करती है। लेकिन जब इनके ऊपर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया गया तो शेख हसीना
एक अलग प्रकार का नैतिक दबाव भी था कि बांग्लादेश को किस तरीके से शांति की स्थिति में लाया जाए, क्योंकि 400-500 लोग मारे जा चुके थे। ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, किस तरीके से वहां पर पूरा अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, तोड़ फोड़ की स्थिति बनी हुई थी, कल्चरल जो सेंटर्स हैं उसको डैमेज किया जा रहा था। तो शेख हसीना को किसी न किसी रूप में इस तरीके का निर्णय तो लेना ही था कि उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। उन्होंने देश को छोड़ा और आई भारत में, उन्होंने शरण लिया, 14 घंटे तक रहीं और अब उन्हें लंदन जाना है, लंदन में उन्हें असाइलम लेना है और उनको विश्वास है कि लंदन में उन्हें शरण मिल जाएगी। लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लंदन के, वो कह रहे हैं, यानी ब्रिटेन के जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनका कहना है कि एक अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी पहले जरूरी है कि बांग्लादेश में जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें इतने लोग मारे गए, इतने जनधन की हानि हुई, उसकी इंक्वायरी होनी जरूरी है कि उसमें जो लीडरशिप था, शेख हसीना सरकार की क्या भूमिका थी या विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, वो सब सामने आनी चाहिए। साथियों, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि जो प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, उन्होंने जो खालिदा जिया हैं, वहाँ की नेता, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो विपक्षी दल है, उसकी नेता को जो है जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। दरअसल 2018 में करीब 17 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया था इनको, करप्शन के चार्जेस के आधार पर, और ये जेल में बंद थी और इनको रिहा करने का। तो इस तरीके के जो निर्णय हैं वो अब ताबड़तोड़ होने शुरू हो जाएंगे। अगर आर्मी रूल होगा, आर्मी चीफ वहां पर अपना सेवाएं देना शुरू करेंगे, तो वो म्यांमार वाली हाल हो जाएगी। म्यांमार में जिस तरीके से मनमाना चलता है मिलिट्री जुंटा का कि किसे रिहा करना है, किसे जेल में बंद करना है, क्या कार्यवाही करनी है, क्या निर्णय लेना है, वो अपने मन से लेने लगेंगे। इसी बीच जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट यूनियंस के लोग हैं, उन सब का कहना है कि जो एंटरिम गवर्नमेंट बने, वहां पर चुनाव से पहले एक अंतरिम सरकार बने, उसको नेतृत्व जो है, जो वहां के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा किया जाए। तो मोहम्मद यूनुस जी तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके पास एक विजन भी है, अप्रोच भी है, लेकिन लीडरशिप और किसी देश को पॉलिटिकली लीड करना एक अलग चीज होती है, और विजन देना और विजन पर आगे बढ़ा करके चीजों को ले जाना वो एक अलग प्रकार की चीज होती है। तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि या हम भी मतलब इस तरीके के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा एक बहुत अच्छा नेतृत्व दे दिया जाएगा और बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो खालिदा जिया हैं, उनका अपना अलग दल है, अलग प्रकार की कॉन्स्पिरेसी वो बांग्लादेश में करती रही हैं, फंडामेंटलिज्म को फैलाती रही हैं, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उन सब चीज़ों को फैलाती रही हैं। साथियों, भारत के हितों पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा अगर वहाँ पर एक प्रो इंडिया लीडरशिप नहीं रहती है। तो हम साफ साफ ये समझ सकते हैं कि 4096 किलोमीटर लंबी जो सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, और जो नॉर्थ ईस्ट के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, इन सब कॉन्टेक्स्ट में भारत के सामने सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। रोहिंग्या का जो संकट है वो हम लंबे समय से देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो कुकी चिन और जो कुकी लैंड का जो आंदोलन है चटगांव हिल्स वाले एरिया में, इन सब दिशा में भी जो है एक और बहुत मजबूती मिल जाएगी इन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को। और जो मोंगला पोर्ट को अभी देने की बात थी, कई प्रकार के ऐसे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, हल्दिया बंदरगाह है, और भारत का जो कनेक्टिविटी हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के बीच में और सिलीगुड़ी गलियारे के बीच में, ये सब जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सब पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। कितने जो है रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी और वाटरवेज कनेक्टिविटी हाल के बीच में शेख हसीना ने शुरू कराई। मैत्री जो एक्सप्रेस है, बंधन एक्सप्रेस है, ढेर सारी ट्रेन्स जो चल रही थी, अभी तो फिलहाल ट्रेन्स को भी बंद कर देना पड़ा है। तो ये सब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, इन सब पर नकारात्मक असर पड़ जाएगा। और जो रोहिंग्या का आना है, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, उन सब का आना भी बढ़ेगा। और जब ऐसी सरकार वहां पर बनेगी, चाहे वो आर्मी के नेतृत्व वाली हो या विपक्षी दल वाली हो, जो भारत के हितों को ठीक से न समझे, तो वो कॉन्स्पिरेसी करेंगे। कॉन्स्पिरेसी इस सेंस में कि जैसे धारा 370 का मुद्दा हुआ,
या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत को, जब भारत कोई बेहतर काम करने की कोशिश करेगा और अपना मजबूत पक्ष रखेगा तो उसके अगेंस्ट में बातें रखी जा सकती हैं बांग्लादेश की तरफ से। ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट्स हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, और रेडिकलाइज्ड वे में ऐसी बातें बांग्लादेश की तरफ से ऐसे जो चेंज्ड रेजिम है उसके द्वारा कही जा सकती हैं। इसका असर पड़ सकता है भारत में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में सौहार्द वाली बातें हैं उन सब पर असर पड़ सकता है। तो जो एक सोशल हार्मनी है, जो कल्चरल हार्मनी है, कम्युनल हार्मनी है, इन सब ये सब चीज़ हमारे देश में बनी रहे, इसके लिए बांग्लादेश की जो गतिविधियां हैं उसमें भी एक स्थिरता होनी जरूरी है। ये सब तमाम जो प्रकरण हैं इसको देखना आवश्यक है, और यही कारण है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों या हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत कंसर्न्ड हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, शेख हसीना यहाँ आई तो अजीत डोभाल उनसे मिले, भारतीय प्रधानमंत्री तो नहीं मिले। एक डिप्लोमेटिकली किस तरीके से हमें इस मतलब गंभीर स्थिति में स्टैंड लेना है, ताकि और जो तमाम ऐसे देश हैं जो इन सब प्रकरणों को देख रहे हैं वो भारत पर भी क्वेश्चन मार्क ना उठा सकें कि भारत तुम फिर से इंटरवेंशन कर रहे हो। 1971 में भी तुमने इंटरवेंशन करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया था और आज के समय में फिर से तुम इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हो। तो भारत सतर्क है अपने हितों को लेकर के। उसने अपने जो पक्ष हैं वो शेख हसीना के समक्ष रख दिए हैं कि कैसे इंटरनल जो मामले होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसको डील करना बहुत ज़रूरी चीज़ है और उससे अपने हितों को सुरक्षित करना भी आवश्यक है। तो साथियों, अभी ये भविष्य के गर्व में है कि बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो फिर से कैसे आती है। वहाँ पर जो अपोनेंट्स हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो भारत के सुर में सुर कैसे मिलाएंगी। क्वाड वाला जो मुद्दा था, अभी ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जो है क्वाड से जुड़ सकता है इनफॉर्मली, और कई बार उसने ऐसा अपना सिग्नल दिया। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो बहुत बड़ा संगठन है, 23 देशों का, उसका अध्यक्ष बांग्लादेश रहा। तो ये जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे लीडरशिप के साथ ही आगे बढ़ा पाएगा। अगर ऐसा कोई लीडरशिप आ गया जिसके पास बहुत ही नैरो इंटरेस्ट्स हों या गोल्स हों, बहुत ब्रॉड तरीके से वो ना सोचे, इंक्लूसिव तरीके से ना सोचे, तो बांग्लादेश का तो बंटाधार होगा ही होगा। भारत के हित भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और पड़ोस में कुछ भी घटता है तो उसकी खनक जो है दूसरे जगह पर तो पहुंचती ही है। तो साथियों, उम्मीद यही करते हैं कि एक स्टेबल, एक पीसफुल, एक प्रॉस्परस बांग्लादेश जल्द से जल्द सामने आए और लोकतांत्रिक चुनाव हों और वहां पर स्थितियां नॉर्मलाइज्ड हों, और इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।